दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर जुड़ गए हम इनके सूत्र जो नूर खान एयरबेस है, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि भी न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको भी कुछ तबाह किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? देखिए, ऐसा है, यहाँ पे 3 फेज का एक्शन हुआ इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। पहला, हमने उनके 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको बर्बाद कर दिया, तो पूरा मिट्टी से मिला दिया उनको। और यहाँ पे जितनी मिसाइलें मारी गई, पाकिस्तान किसी को इंटरवीन नहीं कर सका, किसी को रोक नहीं सका। जी जी। सेकंड काम किया हमने, जब पाकिस्तान ने हमारे पे ड्रोन से अटैक करना शुरू किया, उनके ड्रोन रोके, लेकिन साथ में पाकिस्तान के एक अवैक्स अवैक्स होता है, हवा के अंदर रडार लगे होते हैं, जो एक प्लेन जाता है हवा के अंदर, रडार लगे होते हैं, वो अपनी एयरफोर्स को पूरी सपोर्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम थे जिसमें रडार होता है, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला हमने डिस्ट्रॉय किया था इंडिया के जो आसपास लगा हुआ है लाहौर के अंदर, फिर हमने बाकी जगह पे इनके जितने भी रडार थे उनको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे पाकिस्तान एक हिसाब से अपनी होश खो बैठा। क्योंकि जब तक आपके पास रडार नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा दुश्मन क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने भी मिसाइल पाकिस्तान ने फेंके, जितने भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से है, सबको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी कि हमारा डिफेंसिव मोड था। लेकिन जब पाकिस्तान बाहर गया तो इंडिया ने सिंदूर 3 वो प्लान शुरू किया। उसके अंदर पाकिस्तान के 11 जो एयरफोर्स के बेसिस थे उन पे हमने धमाके कर दिए, कहीं पे ब्रह्मोस फेंके गए और कहीं पे हमें वहां पे स्पाइस 2000 बंकर बस्टर को फेंका। ये जो स्पाइस 2000 है ये हमने इजराइल से लिया था, और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया की अपनी है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की एयर बेसिस है जिनको नुकसान पहुंचाया वो है नूर खान, रफीकी, मुरीद, शुकूर, सियालकोट, पासरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कार्डू, भोलारी और जकोबाबाद, और साथ में सारे के सारे यहाँ पे रडार्स खत्म कर दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के 3 ऐसी जगह थी जहां पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम को छुपा के रखा था। वो थी नूर खान, रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़ी बेस है। यहाँ पे जब स्ट्राइक की तो यहाँ पे धमाका हो गया, और कहा जाता है कि यहाँ पे धमाका हुआ, लोगों को ऐसा लगा जैसे अर्थक्वेक आ गया, और धमाका हुआ 4.1 मैग्नीट्यूड का। और उसके बाद सरगोदा, जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम रखे गए, उस पर भी अटैक किया। फिर जकोबाबाद, जहां पे पाकिस्तान के F-16 और न्यूक्लियर स्टोरेज है, उस पर धमाका हुआ। और यहाँ पे जो धमाके हुए उससे ऐसा लगा यहाँ पे भी एक जैसे भूचाल आ गया, और यहाँ पे जो भूचाल आया वो था 5.7 मैग्नीट्यूड का, यानी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम रखे थे वो भी फोड़ दिए गए इंडिया ने। तो इंडिया ने, जैसे बात कर रहे थे लोग जी इंडिया ने अपने क्यों पाकिस्तान से सुलह कर ली, लेकिन इंडिया ने सुलह करने से पहले पाकिस्तान का जितना नुकसान करना था कर दिया। पाकिस्तान के जो कैंप थे, टेररिस्ट कैंप, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान की जितनी एयर बेसिस थी उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और कहा जाता है बहुत से प्लेन्स जो स्टेशन थे इनके एयरबेस पे, उन पे जो बम गिरे तो प्लेन हैंगर में खड़े थे और हैंगर में प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। और ये कहा जाता है कम से कम 50 पाकिस्तान के प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं। F-16 हुए हैं, 2 JF-17 जो चाइनीज प्लेन है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, और साथ में 2 C-130 प्लेन जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। और बाकी बहुत से प्लेन डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसकी गिनती अभी शुरू हो रही है, गिनती अभी हुई नहीं है। और साथ में पाकिस्तान के बहुत से जो एयरफोर्स के पर्सनल थे जो इन बेसिस पे डिप्लॉयड थे वो भी मारे गए। लेकिन एक जो सबसे डिस्टर्बिंग बात है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर जो बम फटे उससे यहाँ पे लोगों को डर लगता है कि रेडिएशन फैल गया शायद पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में इस टाइम पे डर का माहौल है। यूएस भी इसको मॉनिटर कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी इसको मॉनिटर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन फैल गया तो पाकिस्तान की जनता वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन उठ रहा है सबके सामने कि अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा या उनको संभाल नहीं सकता, तो उसके पास न्यूक्लियर बम का होना बनता ही नहीं है, उसको उनसे छीन लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने जब इंडिया पे अटैक किया, कोशिश तो उन्होंने बड़ी की, लेकिन क्या हमारे किसी एयरफोर्स बेस पे अटैक किया, क्या किसी मिलिट्री बेस पे अटैक किया? नहीं। पाकिस्तान के जो अटैक थे वो सिविलियंस के ऊपर थे, लेकिन हमारे जो अटैक थे पाकिस्तान की एयर बेसिस पे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे और पाकिस्तान के टेस्ट कैंपों पे किए गए थे। जी। सूत्र एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो सिरसा में, हरियाणा में सिरसा में जो मिसाइल दागी गई थी, उसमें पाकिस्तान की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर और हैक करके वापस पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया गया। इसमें कितना कुछ वो, क्या हमारी ऐसी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम वैसा करके छोड़ सकते हैं?
नहीं, बेसिकली मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान की तरफ उसको मोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि जी जो इस मिसाइल को स्ट्राइक करता है उसी के पास इसका कंट्रोल हो सकता है। तो ये शायद अफवाह भी हो सकती है, लेकिन लोगों में इतना जोश है कि लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ मिसाइल आई, हमने उसको पाकिस्तान की तरफ वापस भेज दिया। चलो अच्छी बात है, लोगों को इतना विश्वास तो है हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर। और जो लोग इस टाइम पे कह रहे थे कि पीएम मोदी ने एक सीज फायर करके नुकसान पहुंचाया, पीएम मोदी ने जो भी अचीव करना था वो अचीव कर लिया। ट्रंप के कहने से पहले या इवन उनके कहने के बाद भी हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान सारी जिंदगी नुकसान नहीं भूलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम वार जीत गए। पता चला वार कैसे जीता जाता है। आप तो 71 का वार भी जीत गए थे, आप तो 65 का वार भी जीत गए थे। आपके 93,000 सोल्जरों की हमने पेंटे उतार दी थी, फिर पेंटों के साथ साथ हमने हंटर मारे थे पीछे पिछवाड़े पे। फिर तुम कहते हो हम वार जीत गए थे। तो ये वार भी पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान हारा हुआ वार ही जीतता है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इसी टाइप का है। जी। सूद सर, अब पाकिस्तान को वापस स्टेब्लिश होने में कितना समय लग सकता है? क्या स्टेब्लिश होने देगी जो वेस्टर्न शक्तियां हैं, इंडिया है? देखिए, मेन बात है कि यूएस को कुछ कितने भी कोशिश कर ले या कोई और जितने भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान वैसे बर्बाद था। पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान दोबारा से नाले में गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक तो पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को वो भरपाई करनी पड़ेगी पूरी। चाहे IMF ने इनको $2.3 बिलियन दे दिए, उससे तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। दूसरी बात है कि जो हमने संधि जल सिंधु संधि जल समझौता जिसको कैंसिल कर दिया है, उससे हम जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे कोई सोच नहीं पाएगा, और पाकिस्तान को सब बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप देखिएगा कि अगले 1 साल के अंदर पाकिस्तान बिलबिलाएगा, पाकिस्तान भीख मांगेगा कि भाई हमें पानी छोड़ दो। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पानी छोड़ेगा तब जब पाकिस्तान इंडिया से प्रॉमिस करेगा कि वो पीओके इंडिया को दे देगा। अगर पाकिस्तान पीओके इंडिया को दे दे तो हो सकता है कि हम सॉफ्ट कॉर्नर अडॉप्ट कर लें पाकिस्तान की तरफ, और जो सिंधु जल समझौता है उसको दोबारा से ले आए। लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तान की गर्दन है, पाकिस्तान की गर्दन अपने अपने बगल के अंदर रखी हुई है, और उसको छोड़ेंगे तब अपनी टर्म्स में छोड़ेंगे उसको, तो जी पाकिस्तान को उभरने का टाइम नहीं दिया जाएगा। वैसे भी एक बात बता दूं, दूसरी तरफ जो बीएलए है उसने पाकिस्तान के अंदर 40 जगह पे अटैक कर दिया है। मतलब जी उसको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है इंडिया सपोर्ट भी कर रहा हो, लेकिन जो बीएलए ने इस टाइम पे पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान उससे भी नहीं उभर पाएगा। फिर आप वेट कीजिए कुछ दिन, आपको मिलेगा कि टीटीपी ने भी पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान डिमोरलाइज है, पाकिस्तान की आर्मी डिमोरलाइज है, और इंडिया उसको बिजी रखेगा अपने बॉर्डर पे। दूसरी तरफ बीएलए और फिर साथ में टीटीपी पाकिस्तान को अटैक करती रहेंगी, पाकिस्तान को कमजोर करती रहेंगी, क्योंकि जब तक ये जिहादी जिंदा है या पाकिस्तान टूटता नहीं, तब तक ये काम चलता रहेगा, और पाकिस्तान को दोबारा उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा। ना पाकिस्तान को चाइना बचा सकता है, ना पाकिस्तान को टर्की बचा सकता है, ना पाकिस्तान को अमेरिका बचा सकता है। तो सर, जैसा अमेरिका और चाइना और वेस्टर्न कंट्री लगा रही थी कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को उलझा के हम इंडिया का दबो सकते हैं, तो इंडिया ने इतनी इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से स्ट्राइक करी है कि उनको भी ये नहीं लग रहा था पाकिस्तान का ऐसी मार होगी। तो क्या अब वो दोबारा इंडिया के खिलाफ आके या पाकिस्तान को कुछ वो देंगे? देखिए ऐसा पाकिस्तान के साथ आएंगे है, फिर? चाइना की तो मजबूरी है, चाइना को तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, चाइना जी इंडिया का भी मिल नहीं सकते। अगर चाइना इंडिया से मिलना चाहता तो चाइना के अपने बॉर्डर का जो इशू है इंडिया के साथ निपटाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और चाइना के साथ रिलेशन तभी होंगे जब पाकिस्तान खत्म होगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ, और चाइना ट्रेचरस कंट्री है। देखिए 62 में चाइना ने हम पे अटैक किया था बगैर किसी बात के, बगैर किसी रीजन पे। तो चाइना पे हमें भरोसा भी नहीं है। लेकिन चाइना को बात तो समझ में आ गई कि पहले उसने जब इंडिया से स्टैंड अप शुरू किया 2020 से लेकर 2024 तक, तो चाइना को जी पीछे हटना पड़ा। और चाइना को अब समझ में आ गया कि इंडिया मार कैसे मारता है। मोदी का हंटर चला है, और मोदी का हंटर चलने के बाद शहबाज शरीफ का क्या हाल हुआ है, क्या हाल हुआ है आसिम मुनीर का, तो चाइना को भी समझ में आ गया। देखिए, चाइना की मजबूरी है, चाइना तो देगा पैसे, चाइना इनको वो लोन भी देगा, लेकिन चाइना का जो लोन जाता है पाकिस्तान को जाता है 7% पे, और IMF से लोन जाता है 1% से कम। तो चाइना के लोन से पाकिस्तान तभी तो बर्बाद हुआ है। लेकिन जो इंडिया के दुश्मन है वो तो रहेंगे पाकिस्तान के साथ जब तक पाकिस्तान जिंदा है। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम मजबूत है, आज हम स्ट्रांग है, और इस जो लड़ाई हुई है इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ, उससे इंडिया और मजबूत होकर बाहर निकला है। जी। सूद सर, जिस तरह पाकिस्तान में चाइना के जो हथियार थे वो फैल हो गए,
क्या इसी कंडीशन में चाइना भी इंडिया के साथ कभी भी वार में सोच सकता है वार करने की? देखिए, चाइना कभी किसी से वार नहीं करेगा। चाइना सिर्फ धमकाने का काम करता है कि मेरे पास इतना कुछ है। चाइना अपनी मिलिट्री भी स्ट्रांग कर रहा है, चाइना ने अपनी नेवी बड़ी स्ट्रांग करके रखी है, लेकिन इंडिया उसको काउंटर करता जा रहा है। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार हो रहा है। लेकिन चाइना को इंडिया से अगर झगड़ा करना होगा तो चाइना को इंडियन ओशन में आना पड़ेगा। हमें तो कोई जरूरत नहीं कि हम साउथ चाइना सी में जाएं, और चाइना की 80% ट्रेड इंडियन ओशन से पास करती है। इंडिया से अगर झगड़ा होगा तो उसकी हम ट्रेड बंद कर देंगे। तो चाइना इंडिया से कभी पंगा नहीं लेगा। पंगा तब लेगा जब हम कमजोर हों। जैसे जब पिछली गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तो हम चाइना को फेस ही नहीं करते थे, हमें डर लगता था चाइना से। लेकिन आज चाइना इंडिया से डरता है। हमारी स्ट्रेंथ देख करके, हमारी पावर देखकर, हमारी जो मिसाइलें गई हैं उससे भी चाइना को समझ में आ गया। जितनी भी कंट्री है चाइना के आसपास, चाहे वियतनाम हो चाहे फिलीपींस हो, जिसका चाइना से डिस्प्यूट है, उनको हमने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी है। और देखिए, पिछले महीने की बात है, इंडिया ने 250 ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया था, और वो ऑर्डर प्लेस किया था फॉर ₹27,000 करोड़। यानी कि एक मिसाइल 25,000 करोड़, यानी कि एक मिसाइल की कीमत है 100 करोड़। और ये मिसाइलें हमने वियतनाम को भी दी, ये हमने फिलीपींस को भी दी, और ये मिसाइलें अचूक हैं। निशाना इनका ठीक है, और साथ में इनको रडार भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और साथ में इंडिया ने एक और तैयारी शुरू कर दिया कि 100 मिसाइलों का ऑर्डर दिया यूपी को, जहां पे हमारा डिफेंस का एक बेस बना हुआ है। यानी कि वहां पे कॉरिडोर बनी है यूपी के अंदर, जहां पे डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। और इंडिया ने वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया, 100 ब्रह्मोस मिसाइल का। सूद सर, अभी जो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारे हथियारों की सटीकता दिखी है, क्या हम रसिया और अमेरिका की जो हथियार इंडस्ट्री है, क्या उसको रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, हमें कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं ना, ये रशिया के साथ मिलकर बनाई हैं। फिर बराक 8 मिसाइल, वो डिफेंस सिस्टम बनाया हमने इजराइल के साथ मिलकर के। फिर S-400 हमने लिया रशिया से। हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें बहुत सी डिपेंडेंस है बहुत सी चीजों के ऊपर। एक तरफ रशिया, मेनली रशिया के ऊपर। इवन देखिए, इंडियन नेवी ने डिमांड किया कि उनको 111 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर चाहिए नेवी के लिए, जिनके पंखों को मोड़ा जा सके। और इसके लिए इंडिया देख रहा है, एक तो फ्रांस की तरफ, एक देख रहा है यूएस की तरफ। फिर हमको 114 फाइटर जेट चाहिए MRF प्रोग्राम के अंदर, और उसके लिए या तो इंडिया फ्रांस से लेगा या लेगा रशिया से। और यूएस भी हमारे पे प्रेशर डाल रहा है कि हमसे भी F-35 ले लो। देखिए, अभी क्या था कि हमारे जो प्रोडक्शन थी डिफेंस की, वो 20% थी, लेकिन अब इंडिजिनस प्रोडक्शन है जो चीजों की, डिफेंस प्रोडक्ट की, वो 60% हो चुकी है। हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हम शिप्स बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम अटैक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडिया ने खुद बनाया, जो इंडिया कहता है इवन बेटर है, जो हमने अपाची हेलीकॉप्टर लिए थे यूएस से, तो इंडिया अपने बना रहा है। देखिए, जब हम अपने चीजें प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम मेंटेनेंस भी कर पाते हैं, उसके हमें स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पास अंदर होते हैं। साथ में उसके अंदर जो एमुनिशन लगता है वो भी हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए पीएम मोदी ने स्पेशल अटेंशन दी थी कि जो भी सामान बनाया जाए इंडिया के अंदर बनाया जाए, और वो किया जा रहा है। अब देखिए, इंडिया ने 2 न्यूक्लियर मिसाइल बनाई है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, और इंडिया ने खुद बनाई है, उसका ऑर्डर प्लेस किया है 10 न्यूक्लियर सबमरीन का। 4 SXBN जो न्यूक्लियर सबमरीन होगी, जो पानी के अंदर रह सकेंगे काफी दिन तक, और 6 बनाई जा रही है SSN अटैक सबमरीन, जो पानी के अंदर 6 महीने तक रह सकती हैं। तो इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है इस टाइम पे चाइना को काउंटर करने के लिए, साथ में पाकिस्तान को भी। जी सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं हमारे व्यूवर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सूद सर का भी चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल, वहाँ पर क्रेडिबल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर भी विजिट करिएगा। सूद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।